All right, so let us start with this video. If my sound, sorry, if my voice sounds a bit weird, please bear with me क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ठीक है. But anyways, let's start. सो आपके पास एज योर रिसोर्स मैनेजर, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ मुझे ये बताने दो कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एज योर रिसोर्स मैनेजर एंड एज योर रिसोर्स टेम्पलेट्स, ठीक है, जिनको ARM टेम्पलेट्स भी कहते हैं. देर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है. तो अभी फ़िलहाल मैं रिसोर्स मैनेजर बता देता हूँ, ठीक है. बट रिसोर्स मैनेजर बताने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. तो यू नीड टू वर्क विद रिसोर्सेज, ठीक है. रिसोर्सेज क्या होती हैं आपके पास? या तो डेटाबेस हो गया, कोई वेब एप्लीकेशन यानी कि कोई वेबसाइट हो गई, या VM हो गई, ठीक है. ये रिसोर्सेज के साथ आप काम कर रहे होते हो, ठीक है. एंड यू पुट दिस इन अ ग्रुप, ठीक है. You could use a template for deployment which could work in various environments such as testing, staging and production. So at first ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, but let's go through it one by one, ठीक है. So resource क्या है आपके पास? Resource is any manageable item available in Azure, for example VM, storage account, web app या database, ठीक है. So for example अगर मुझे कोई database create करना है या कोई मुझे virtual machine create करनी है, so that is a resource, ठीक है. एंड जब भी आप resources create कर रहे होते हो, they are always being created inside a container which is called a resource group. So you can imagine कि तुम्हारे पास एक समझो ये कंटेनर है, ठीक है, जिसको मैं, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपके पास एक रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है. और इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे मार्बल्स हैं, ठीक है. एक मेरे पास डेटाबेस का हो गया, एक मेरे पास वर्चुअल मशीन हो गई, एक मेरे पास आपकी वेब ऐप हो गई, ठीक है. सो बेसिकली ये काम है. अब ये हमने किया क्यों? एक इसका फ़ायदा ये होता है कि डेटा इज़ स्टोर्ड फॉर कंप्लायंस इश्यूज़. फॉर एग्जांपल आपने दो रिसोर्स ग्रुप बनाए, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और एक यहाँ पे बनाया हुआ है. नाउ यूके की पॉलिसीज़ ये कहती हैं कि आप डेटा विदाउट द यूज़र्स कंसेंट आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. सो मैंने अपने यूके की कंट्रीज़ के लिए एक अलग रिसोर्स ग्रुप बना दिया और मैंने अपने पाकिस्तान ऑडियंस के लिए एक अलग रिसोर्स ग्रुप बना दिया. सो इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है कि जब डेटा इज स्टोर्ड फॉर द कंप्लायंस इश्यूज़, यानी कि कंप्लायंस में अब ये अग्री कर रहा है यूके की अलग तरीके से, पाकिस्तान की अलग तरीके से, सो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है. सो what is a resource group? It is a container which is used to hold resources and it can be used to manage or allocate according to the organization needs, ठीक है. अच्छा, अब ये जो लाइन बोल रही है स्टोर्स मेटा डेटा अबाउट रिसोर्सेज. सो ये जो रिसोर्सेज जो है ना, ये समझो ये कुछ EXE फाइल्स नहीं है, ठीक है. जैसे वर्चुअल मशीन का पूरा OS नहीं आ रहा इसमें. इसमें बेसिकली होता ये है कि वो एक मेटा फाइल बनाता है, ठीक है. एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक जेसन फाइल होती है, जिसके अंदर वो बेसिकली ये बता रहा होता है कि भाई मेरे पास एक VM क्रिएट करो. कौन सा VM? OS रखो विंडोज़ का, ठीक है. कितनी रैम होनी चाहिए? 64 GB की, ठीक है. और उस मेटा फाइल बेसिकली क्या होती है आपके पास, आपका एज़्योर रिसोर्स मैनेजर के पास आता है और फिर वो आपको वो रिसोर्स एलोकेट करके दे रहा होता है, ठीक है. सो बेसिकली ये चीज़ ये कह रहा है. अब इसको ऊपर देख लेते हैं, ठीक है. सो हमें अब समझ में आ रहा है क्या है रिसोर्सेज क्या है, ठीक है. फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन हो गई. रिसोर्स ग्रुप क्यों था? क्योंकि हम इन सारे रिसोर्स को एक ग्रुप में डाल रहे थे, ठीक है. दैट्स जस्ट द वे हाउ इट वर्क्स इन एज़्योर, ठीक है. अब हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की. लेट्स अज्यूम कि हम अभी बात कर रहे थे एक वर्चुअल मशीन की, बट इन प्रैक्टिस वी डोंट वांट टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन, वी वांट टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, ठीक है. एंड जब भी आप एक वर्चुअल मशीन या कोई भी आप एक ब्रांड न्यू लैपटॉप लेते हैं, देन आप उसमें हमेशा कोई ना कोई चीज़ें इंस्टॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रोग्रामर, यू आर गोइंग टू इंस्टॉल VS कोड, यू आर गोइंग टू इंस्टॉल पाइथन, ठीक है, या Node.js या सो ऑन सो फॉर द लिस्ट गोज ऑन, राइट. सो जब आप एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, सो आपको भी फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर Oracle डेटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए. सो अगर आप मल्टीपल VMs क्रिएट कर रहे हैं तो आपको हर इंडिविजुअल VM के अंदर Oracle का डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो टेम्पलेट बेसिकली क्या करता है? टेम्पलेट ये बोलता है कि भाई मैं इसमें डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मुझे इतनी मशीन्स चाहिए, उन सब मशीन्स के अंदर मुझे Oracle डेटाबेस इंस्टॉल चाहिए.
तो वो खुद ब खुद जब वो डिप्लॉय हो रहा होता है, जब आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही होती है, तो वो ऑरेकल का भी डेटाबेस उसके अंदर इंस्टॉल कर देता है. सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, which was that you're working with resources, database, web application, VM in your solution as a group. You could use a template for deployment which could work in various environments such as testing, staging and production. अब आप templates different stages के लिए भी लिख सकते हैं. आप testing के लिए अलग लिख सकते हैं, staging के लिए अलग लिख सकते हैं और production environment के लिए अलग लिख सकते हैं. Now जब भी आप क्या कहेंगे इन रिसोर्सेज को क्रिएट करने जाएंगे, ठीक है, सो यू नीड अ वे टू कम्युनिकेट दिस टू द एज़्योर. ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे फॉर एग्जांपल एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है. अब मैं वो कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं एज़्योर का पोर्टल खोलूँगा, GUI जो उसका एज़्योर डेवऑप्स का पोर्टल है, वहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट करूँगा ऑप्शंस कि मुझे VM चाहिए, OS की, विंडोज़ की वगैरह वगैरह, ये तो कर सकता हूँ. या फिर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ पावर शेल या CLI के थ्रू, कि मैं उसको कोई एक वेबसाइट की वो दे दूँगा, एक लिंक दे दूँगा जिससे वो कनेक्ट कर चुका होगा और फिर मैं उसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ. ठीक है, इनको आप SDKs भी कह रहे हो, या फिर कोई REST APIs होंगी. ठीक है, चाहे मैं जिस तरीके से भी अपनी रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहूँ, मैनेज करना चाहूँ या एलोकेट करना चाहूँ या प्रोविज़न करना चाहूँ, एंड में हमेशा रिसोर्स मैनेजर, एज योर रिसोर्स मैनेजर के पास जाएंगे वो सारी चीज़ें. ठीक है, और वो फिर मैनेज करके देगा कि भाई ये रिसोर्स ले लो. ठीक है, जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे थे VM, अब तुम वो यूज़ कर सकते हो. ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली कोई सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा है, इसको यही रिसोर्स चाहिए. ठीक है, सो ये सारे तरीके हैं इंटरेक्ट करने के लिए विद योर एज़्योर पोर्टल या एज़्योर. ठीक है, and as your resource manager is basically responsible for allocating, managing your resources in a resource group. ठीक है, hope that makes sense. Now एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है रिसोर्स ग्रुप से रिलेटेड. कभी कभार आप डेटा रेप्लिकेट कर रहे होते हो, सो एज़्योर एक डेटा आपको रेप्लिकेट करके दे देता है. ठीक है, आपके इंटरनल एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में. लेकिन कभी कभार आप चाह रहे होते हो कि आपका डेटा एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में रेप्लिकेट हो जाए, वो भी आसान होता है. लेकिन आपस में कम्युनिकेशन करवाना ना काफ़ी मुश्किल काम होता है. ठीक है, इफ़ दे आर इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, तो उस केस के अंदर या तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो आपको सर्विस मिल सके, या आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेटिंग्स के साथ छेड़ना पड़ता है. सो मसला ये आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डुप्लिकेट रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. UK में मैंने अपना एक विंडोज़ का OS बना हुआ है और मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक OS का विंडोज़ का OS बनाया हुआ है, वर्चुअल मशीन बनाई हुई है. ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई मेरी विंडोज़ की चेंजेस कर दो तुम, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक ही रीजन की विंडोज़ की मशीन्स को चेंज करेगा, दूसरी की नहीं करेगा. सो ये कभी कभार मसले वाली बात होती है. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी रेप्लिकेशन सही से हो रही है. ठीक है, और आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो. सो अगेन दिस इज़ एन एक्स्ट्रा पॉइंट, यू कैन लीव इट इफ़ यू वांट, बट दिस इज़ व्हाट दिस वाज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसोर्स प्रोवाइडर. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड रिसोर्स प्रोवाइडर्स. तो क्लाउड प्रोवाइडर्स कैसे होते हैं? आपके पास एज माइक्रोसॉफ्ट है जो आपको एज़्योर दे रहा है, अमेज़ॉन है जो आपको AWS दे रहा है, GCP है जो आपको गूगल है जो आपको GCP दे रहा है. ठीक है, सो दोज आर योर क्लाउड प्रोवाइडर्स. एक चीज़ होती है रिसोर्स प्रोवाइडर्स. तो रिसोर्स प्रोवाइडर्स को ऐसे समझो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके पास एक एज़्योर होगा. ठीक है, और एज़्योर के अंदर ना बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं. ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं. इनमें से एक माइक्रो सर्विस जो है ना, वो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट, जो आपको VMs क्रिएट करने देती है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने देती है. एक और होगी जो उसकी होगी स्टोरेज से रिलेटेड, जो उसको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा. तो ये जो सर्विसेज जिसकी हम बात करें ना, इनको हम रिसोर्स प्रोवाइडर कहते हैं. So resource provider is a service that provides resources which can be deployed and managed through your resource manager. Again, आखिरी में बात हमेशा resource manager पे ही आनी है. ठीक है, so for example Microsoft Compute Resource Provider gives you VMs, Microsoft.storage equals to database दे देती है, Microsoft.web आपको basically web apps दे रही होती है. सही है. ठीक है, तो क्या आपके पास एक रिसोर्स, एक सर्विस है विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज विच कैन बी डिप्लॉयड एंड मैनेज थ्रू द रिसोर्स मैनेजर. अच्छा, टेम्पलेट क्या थी, बात कर चुके हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. अ JSON फाइल दैट डिफाइंस द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड टू द रिसोर्स ग्रुप, ऑल्सो डिफाइंस द डिपेंडेंसीज बिटवीन डिप्लॉयड रिसोर्सेज. सो
ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है। इट्स सिमिलर टू AMI। सो जैसे कि AWS में AMI होता है, उसी तरीके से टेम्पलेट यहाँ पर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर इसकी डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सिंटैक्स। डिक्लेरेटिव बेसिकली इन अ नटशेल ये है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू इट फॉर मी। आई डोंट केयर कि वो कैसे भी बने, ठीक है, बस मुझे ये ला के दे दो काम। इम्प्लिसिट इम्पेरेटिव सिंटेक्स आपके पास ये होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बता रहे हो कि मुझे ऐसे 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 करना और फिर रिजल्ट आए, ठीक है। सो टेम्पलेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिक्लेरेटिव सिंटेक्स। वाई? बिकॉज यू आर जस्ट टेलिंग कि भाई मुझे विंडोज़ की एक वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे रैम 64 GB चाहिए, ठीक है। मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि तुम ऐसे क्रिएट करो, ठीक है। मतलब पहले तुम विंडोज़ का डाउनलोड करो, OS डाउनलोड करो, फिर इसको इंस्टॉल करो, फिर ये स्टेप फॉलो करना, ये स्टेप फॉलो करना, ये नहीं बता रहा। मैं उसको से बता रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ विंडोज़ की 64 GB की एक मशीन चाहिए। सो दैट इज़ योर बेसिकली योर डिक्लेरेटिव सिंटैक्स, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू क्रिएट। टेम्पलेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस वेयर यू डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। इस पर भी मैं आता हूँ ISE क्या होता है, ये बल्कि यहीं क्लियर कर लेता हूँ। ISE बेसिकली ये है कि यू आर टेलिंग, एक टेम्पलेट फाइल होती है जिसके अंदर यू बेसिकली टेलिंग कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। यानी कि वही VM के अंदर आपके पास वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो उसके अंदर कितना क्या क्या OS होना चाहिए, क्या रैम होनी चाहिए, क्या ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इट रन्स अ टेम्पलेट फाइल टू क्रिएट और प्रोविजन रिसोर्सेज यूजिंग अ मेटा फाइल, ठीक है। Concept of managing your operations environment like you do to your applications code for general release, इस पॉइंट को इग्नोर कर दो। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ DevOps फॉर एग्जांपल ISE ये फॉलो करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि ये भी वर्जन कंट्रोल को सपोर्ट करेगा। ये बेसिकली आपके मॉनिटर कर रहा होगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा होगा, वर्चुअलाइज टेस्ट रन कर रहा होगा, ठीक है। इट विल गवर्न द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो बेसिकली आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए ISE यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक टेम्पलेट फाइल होती है जिसके अंदर आप बेसिकली ये सारी चीज़ें बता रहे होते हो। सो व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ योर टेम्पलेट्स, ठीक है। पहला बेनिफिट क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहाँ पर? इस लेवल पर कि आप कुछ भी करो, ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है एज्योर या रिसोर्स मैनेजर, कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू यू कैन क्रिएट और मैनेज योर रिसोर्सेज नो मैटर विच टूल और SDK यू यूज़ पोर्टल, यू यूज़ PowerShell, CLI, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट अक्रॉस ऑल मशीन्स, ठीक है। So resource manager provides a common language for deployments regardless of the tool SDK you use to deploy the template. The structure, format, expressions inside the template remain the same. Second point, अच्छा, ये ऑर्डरिंग जिस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ इस तरीके से ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। सो सेकंड पॉइंट है आपके पास रिड्यूसेस मैनुअल एरर्स। तो ह्यूमन अगर एक काम करता है यही वाला, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इट वुड समटाइम्स क्रिएट ह्यूमन एरर्स। तो बेसिकली आपका जो टेम्पलेट जो है इट इज़ ऑटोमेटिंग द प्रोसेस, इट्स मेकिंग इट मोर क्लीन, ईजियर एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। सो रिसोर्स मैनेजर इंश्योर्स दैट द डिप्लॉयमेंट अकर्स इन द सेम वे फॉर ऑल ऑफ द इन्वायरमेंट्स। फिर तीसरा आ जाता है सिंप्लीफाइज ऑर्केस्ट्रेशन। सो फॉर एग्जांपल आपने एक रिसोर्स, आप एक टेम्पलेट फाइल डिफ़ाइन कर देते हैं जो बेसिकली कंट्रोल कर होता है आपकी सारी डिप्लॉयमेंट्स को, ठीक है, सारी की सारी आपकी जितने भी रिसोर्स आपको डिप्लॉय करनी है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि एक चीज़ इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस लग रही थी, अब वो आप बेसिकली एक ही फाइल के थ्रू कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट्स completely irrelevant, but it will help you to memorize this, which is one ring to rule them all, which means one template file to rule all of your resources. So next point आपके पास आ जाता है helps to express complex deployment. So ये basically होता है कि when you're creating a template file, it will be used to deploy different resources their with keeping their dependencies intact. यानी कि आपके पास ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि जब पहले मेरा सबसे पहले OS इंस्टॉल हो फिर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो, ठीक है। सो ये होता है, ऐसे है कि रिसोर्स मैनेजर के पास एक डिपेंडेंसी मैपिंग होती है जिसके पास वो ट्रैक कर रहा होता है सारी डिपेंडेंसीज़ को, एंड इट मेक श्योर्स दैट योर डिपेंडेंसीज आर
installed in the correct order. ठीक है, so this is very important in complex deployment जिसके अंदर आप multiple virtual machines create कर रहे हैं and you need to make sure कि dependency सही रहे. ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है टेम्पलेट एज अ कोड. सो जैसे कोड आपके पास वर्जन कंट्रोल और होता है, इट कैन बी पुश टू अ रिपोजिटरी. आप टेम्पलेट्स को भी कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट दिस अलाउज यू टू डू इज इट अलाउज यू टू लाइक have like a versioned क्या कहते हैं ISE which can be shared tested and versioned. ठीक है, like a normal code. फिर आपके पास आ जाता है reusability. So what you can do is you can create different template files and then you can join them together to create one whole system. तो जब हम bicep templates की बात करेंगे उस पर ये वाला point आएगा. What are the benefits of ISE? Very similar. आपके पास कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट है जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे. फिर आपके पास आ जाता है कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट अक्रॉस. ये डिप्लॉयमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट, टेस्ट एंड प्रोडक्शन, यानी कि आपने एक एनवायरनमेंट रन किया, वो डेवलपमेंट में भी वैसे ही होगा, टेस्टिंग में भी वैसे ही होगा और प्रोडक्शन में भी वैसे ही होगा. फिर आपके पास आ जाता है इट अलाउज यू टू स्केल अप और डाउन, विच बेसिकली मीन्स दैट अगर आपके पास रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, यानी कि ट्रैफिक बढ़ रहा है एक सर्वर पर, तो वो 2 या 3 या 4 या 5 वर्चुअल मशीन्स खुद ब खुद क्रिएट कर देगा. और जैसे ही ट्रैफिक कम हो जाएगी तो वो फिर वर्चुअल मशीन्स कम कर देगा. सो इट अलाउज यू टू स्केल अप और डाउन योर रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली. फिर क्या है, इट अलाउज योर कन्फिगरेशंस टू बी वर्जन कंट्रोल. ठीक है, कन्फिगरेशंस क्या होती हैं मैं बता देता हूँ. कन्फिगरेशंस बेसिकली it's very similar to your ISE, but the difference is that configurations is more related to your um, it's more related to security. ठीक है, to more of your sensitive information जो भी environment variables हैं. So किस तरीके से एक environment configure हो रहा है, that is your configuration management. and जैसे आपका infrastructure यानी hardware कैसे वो हो रहा है आपके पास प्रोविजन हो रहा है, दैट इज़ बेसिकली योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. ठीक है, यानी कि टॉकिंग अबाउट एज टू विच काइंड ऑफ VMs डू आई वांट, कितना ग्राफिक कार्ड चाहिए, कितनी मुझे रैम चाहिए, दैट्स गोइंग टू बी डिफाइंड हियर. एंड यहाँ पे मैं ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटाबेस कनेक्ट करना है तो उसको यूज़र नेम ये होना चाहिए, पासवर्ड ये होना चाहिए, लेकिन ये मेन फाइल में नहीं रखो, इसको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में बना के रख दो. ठीक है, सो दैट इज़ योर कन्फिगरेशन मैनेजमेंट. तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि इट अलाउज कन्फिगरेशंस टू बी वर्जन कंट्रोल. फिर you can also provide code reviews and unit test so that you can manage your infrastructure changes. ठीक है, it promotes auditing, which means that it makes it easier for you to track what, when, how it was developed. It also supports blue, green and A/B testing. ठीक है, सो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट एंड A/B टेस्टिंग क्या होती है उसके लिए डिफरेंट एक वीडियो बनी हुई है, उस पर जाकर तुम चेक कर लेना. ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल टू प्रोविजन रिसोर्सेज. तो देयर आर 8 पॉइंट्स, मैं वापसी रिवाइज कर देता हूँ. पहला है आपके पास कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट्स. दूसरा है आपके पास कंसिस्टेंसी अक्रॉस डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन. तीसरा आपके पास इट अलाउज स्केल अप एंड डाउन. चौथा है आपके पास कि इट अलाउज कन्फिगरेशंस टू बी वर्जन कंट्रोल. पांचवा है आपके पास के you can provide unit test and code reviews for tracking down your infrastructure changes. ठीक है, या managing infrastructure changes. and then track करने के लिए कि कुछ भी जो changes हो रही हैं उसके लिए आप क्या करो, आप basically auditing करो. ठीक है, and then flexible, it's very flexible for you to like provision resources क्योंकि आप आराम से scale up scale down कर सकते हैं. and it also supports blue green deployment and A/B testing. ठीक है, so what are the differences between manual deployment and ISE? पहला, manual deployment जो होती है ना, it's also called snowflake service because it can have human error and it can have very small differences between your VMs जो भी create हो रही हैं. ठीक है, तो आपने for example बहुत सारी VMs create कर रहे हैं तो उसमें human errors होते हैं. whereas ISE it ensures that it is consistent. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि deployment steps can vary according to your environment, but over here you're saying कि environments are created and scaled very easily. तीसरा है आपके पास verification steps are more elaborate and like manual process होता है, but in ISE you're saying कि it's fully automated, you can create and update your environments on the fly.
फिर आपके पास है इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आपके पास इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन फॉर लाइक डिफरेंसेस, बट यहाँ पर दिस इज़ ट्रांजिशन टू इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपके पास आ जाता है डिप्लॉयमेंट टू वीकेंड्स अलाउज टाइम टू रिकवर फ्रॉम एरर्स। तो फॉर एग्जांपल आपने ये अज्यूम किया कि आपका जो सर्वर जो है वो रात के 12 बजे कोई यूज़र्स को यूज़ नहीं करता, तो आपने उस टाइम पर अपनी नई डिप्लॉयमेंट रिलीज़ कर दी, ठीक है। बट ओवर हियर आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट यूज़ कर लो। तो आप मतलब जो ब्लू ग्रीन के अंदर एक आइडल होता है एक लाइव होता है, तो आप क्विकली ट्रांजिशन करते हो उसके अंदर। फिर आपके पास ये स्लोअर रिलीज कैंडल्स टू मिनिमाइज पेन एंड लॉन्ग वीकेंड्स। सो अगेन ये वही बात आ जाती है कि आप ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने क्या कहते हैं आप सैटरडे या संडे को रिलीज़ करेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा आपके इन्वायरमेंट्स का। व्हाट यू डू इज़ यू रिलीज़ इट इन अ वेरी स्लो मैनर, कि पहले थोड़ा सा रिलीज़ किया फिर रिलीज़ किया, ठीक है, या फिर आपने रात के 12 बजे रिलीज़ किया, यानी कि रिलीज़ करने का जो टाइम है ना वो स्लो हो रहा है, ठीक है। बट ओवर हियर यू कैन ट्रीट सर्विसेज एज अ ग्रुप एंड नॉट इंडिविजुअल, यानी कि जब आप उसको एज अ ग्रुप ट्रीट, इसका पॉइंट वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसका पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है, बट एनीवेज जब आप उसको एज अ ग्रुप कंसिडर कर रहे होते हो, सो इट्स मोर ईजियर टू लाइक डिप्लॉय एंड रिलीज, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है आपके पास, कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड बात हो गई, automated configuration management, version control script, configure environments as a code. For example, adding a new port to a firewall could be done by editing a text file and running the release pipeline, not by remote into environment and manually coding the part. यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि पहले आपका एक सर्वर रखा हुआ होता था एंड आप एक फ़ाइल बनाते थे जिसके अंदर यू वर कंट्रोलिंग दी सर्वर रिमोटली, ठीक है, या आप मैनुअली बैठ के कोड कर रहे थे। इसमें क्या है, आपने क्या किया, पहले से आपने एक टेम्पलेट फ़ाइल बना दी, आपने वो टेम्पलेट फ़ाइल रन कर दी। अब आपने ये देखा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक पोर्ट ऐड करना है अपने फायरवॉल पे, तो कोई मसला नहीं है, बस टेम्पलेट फ़ाइल पे जाओ, थोड़ी सी चेंजेस कर दो, एडिट कर दो, पोर्ट एक नया ऐड कर दो और उसको रन कर दो, यानी वर्जन कंट्रोल नया वर्जन रिलीज़ पाइपलाइन में चले जाएगा और वो बेसिकली आपका रन कर देगा। फिर आपके पास आ जाता है डिफरेंसेस बिटवीन मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एज कोड का। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दिस, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ये है एरर प्रोन, यहाँ पे स्नोफ्लेक की बात की थी, कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट्स की बात की थी, यहाँ पे भी वही है कंसिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। एक हमने बात की थी इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन की, यहाँ पर कि फॉर डिफरेंसेस थी, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सिक्यूटेबल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपने बता दिया भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए और उसको आप रन कर दोगे तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगी। फिर मोर वेरिफिकेशन स्टेप्स एंड मोर एलाबरेट मैनुअल प्रोसेस, ये भी हमने यहाँ पे बात की थी, हमने यहाँ पे बोला था ट्रांजिशन टू इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंक्रीज डिप्लॉयमेंट कैंडेंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा इस पॉइंट का इससे रिलेशन नहीं है वैसे, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करते हो। पहले यहाँ पे क्या था, आराम आराम से डिप्लॉयमेंट हो रही थी क्योंकि यू डोंट वांट टू लाइक क्रैश योर सर्वर्स, यहाँ पे आप जल्दी जल्दी करते हो, ठीक है, और इससे ये हो रहा है कि इससे आपके पास इंक्रीमेंटल चेंजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो आप जल्दी जल्दी चेंजेस दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर क्या आपके पास ये पॉइंट वापसी रिपीट हो रहा है कि डिप्लॉयमेंट ऑन योर वीकेंड्स टू अलाउ टाइम टू रिकवर फ्रॉम एरर्स, ठीक है, जब आपका वो सबसे बिजी नहीं है। स्लोअर रिलीज कैंडेंस टू मिनिमाइज द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग वीकेंड्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, स्लोअर रिलीज कैंडेंस टू मिनिमाइज रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग वीकेंड्स का यहाँ पे ये बेसिकली मतलब है कि आप उसकी चेंजेस स्लोली स्लोली रन एक्सिक्यूट कर रहे होते हो एंड आप ये नहीं चाह रहे होते हो कि आपके जो रिलीजेस जो है ना वो बिल्डअप हो सकें, और ऐसा ना हो कि जब आपके पास एक कोई लॉन्ग वीकेंड आ रहा है यानी कि लॉन्ग वेकेशंस आ रही हैं, ठीक है, तो उस पे जाके आप एक साथ सारी रिलीजेस ना रन करो, ठीक है, जिससे आपकी सर्वर्स क्रैश हो जाएं। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर रिलीजिंग इट इन अ वेरी स्लोअर वे, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास आ जाता है ऑन अ सिंगल ऐप इट्स डिफ़िकल्ट। अच्छा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन काफ़ी मुश्किल है, मल्टीपल पे तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है।
देन हमारे पास आ जाती है एक चीज़ विच इज़ कॉल्ड सर्कुलर। अच्छा, एक और चीज़ थी कि यहाँ पे कन्फिग्रेशन बग्स और चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे बग्स आर मोर ईजियर टू डिटेक्ट। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है सर्कुलर डिपेंडेंसी। क्या है बेसिकली, आपकी डिप्लॉयमेंट, रिलीज डिप्लॉयमेंट जब तक नहीं होगी, रिसोर्स मैनेजर जब तक डिप्लॉय नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर सर्कुलर डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि मैं इतनी अच्छी एग्जांपल दे नहीं सकता, बट अज्यूम करो कि मेरी वीएम्स ऐसे क्रिएट हो रही हैं कि वीएम ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है और बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है। तो इस केस में ऑफ कोर्स उसको नहीं पता कि मुझे इसको पहले रन करना चाहिए, इसको रन करना चाहिए। तो सर्कुलर डिपेंडेंसी को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो थ्रू टेम्पलेट वैलिडेशन। नाउ अब हम बात करते हैं टेम्पलेट्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स, वन इज़ कॉल्ड AR टेम्पलेट एंड द अदर इज़ कॉल्ड Azure Biceps. AR templates is about to be depreciated, but Azure Biceps is what we are going to be using now. So सबसे पहले हम बात करते हैं ARM templates पर। ARM templates या deployment mode जो होता है उसके तीन होते हैं। एक होता है validate, जिसके अंदर वो मेक श्योर करता है कि आपकी जो भी रिलीज़ निकल रही है, ठीक है, वो उसके अंदर कोई सर्कुलर डिपेंडेंसीज तो नहीं है, आपकी टेम्पलेट बिल्कुल फाइल जो है वो सही से चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इंक्रीमेंट, अच्छा रिलीज़ यहाँ पे बात नहीं होगी, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात होगी कि आपका जो भी आपने एक टेम्पलेट फाइल में ये बताया है कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, क्या वो बेसिकली हो सकती हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं अगर उसके अंदर कोई सर्कुलर डिपेंडेंसीज तो नहीं है या कोई टेम्पलेट फाइल के अंदर लाइक सिंटैक्स एरर तो नहीं किया हुआ। सो वैलिडेट ये करता है। दूसरा इंक्रीमेंटल डिफ़ॉल्ट, when you want to add or update resources without affecting existing resources which are not defined in any template। यानी कि समझो मेरे पास एक केस सिनेरियो है जिसके अंदर मैं दो केस सिनेरियो समझाता हूँ। एक केस सिनेरियो है जिसके अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई और मैंने वो कस्टमर को डिप्लॉय करके दे दी, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक अपडेट बनाया वर्चुअल मशीन का, लेकिन अब डिलेमा ये आता है कि क्या मैं यूज़र की वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय करके उसको नई वर्चुअल मशीन दूं या जो उसके पास एग्जिस्टिंग है उस पे ही ऐड अप करके जो चीज़ें थी नई वो दे दूं। तो इंक्रीमेंटल जो होता है उसके अंदर यू कैन ऐड अप, एंड कंप्लीट बेसिकली ये होता है कि वो उसको फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करता है। So incremental, when you want to add or update resources without affecting existing resources which are not defined in any template। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, वो इस यूज़र की VM को रहने दे और एक और VM रन कर दे जिसके अंदर सारी चेंजेस हों, ठीक है। और कंप्लीट क्या करता है, इट इंश्योर्स दैट द ग्रुप स्टेट exactly matches what's defined in the template, including removing any existing resources which are not defined in the template. So for example, मेरी VM2 नई क्रिएट होनी थी और VM1 उस टेम्पलेट फाइल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो इस फाइल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, सो ARM टेम्पलेट्स का मैं थोड़ा सा सिंटैक्स दिखाऊंगा विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, बट जस्ट टू लाइक गिव यू अ कॉन्सेप्ट। पैरामीटर्स आर लाइक डायनामिक, जैसे कि जब भी आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे होते हैं ना, दैट्स पैरामीटर्स। तो फॉर एग्जांपल पैरामीटर मैंने लिया एडमिन यूज़र नेम जो स्ट्रिंग है और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, यानी कि मैं ले रहा हूँ, राइट, इट्स लाइक एन इनपुट दैट यू आर गिविंग इन अ बॉक्स। वेरिएबल्स इज मोर लाइक इनिशियलाइजेशन, ठीक है, स्टैटिक चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल सबनेट नेम क्या है, सबनेट मैंने डिफाइन कर दिया। सबनेट प्रीफिक्स क्या है, उसका मैंने यहाँ पे DNS तो नहीं बोलूँगा, लेकिन IP एड्रेस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर आउटपुट क्या होता है, जो भी आपका आउटपुट निकलता है टेम्पलेट से। फंक्शंस क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है कि आप कौन सी रिसोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट.नेटवर्क पब्लिक की IP एड्रेस की मैं रिसोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। नेम क्या होगा, वेरिएबल्स सबनेट, यानी कि ये यहाँ से ये इसको फेच कर रहा है। लोकेशन क्या है, पैरामीटर्स लोकेशन, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट लोकेशन जो भी इनपुट हुई होगी वो यहाँ पे फेच करके दे देगा। ऑलराइट, सो यू नाउ अंडरस्टैंड रिसोर्सेज क्या थी, वेरिएबल्स क्या थे, पैरामीटर्स क्या थे। अब हम बात करते हैं Azure Biceps पर। Azure Biceps works in the same way as ARM template, but Biceps is better because it is shorter and programmer friendly। इवन तो आपकी ARM टेम्पलेट जो है ना, ये अगर आप इसका सिंटैक्स गौर से देखो, ये जेसन में लिखा हुआ है। इवन दो ये सिंपल है लिखना, बट जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है
उतना ज़्यादा ये लिखना मुश्किल होना शुरू हो जाता है, इसकी एक्सप्रेशंस मुश्किल होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि हम एक इसको जेसन के अंदर लिखने के बजाय हम इसको एज अ प्रोग्राम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हैं, एज program friendly. That is basically your Azure Biceps. ठीक है, so Azure Biceps is an open source and domain specific language DSL which uses declarative syntax to deploy Azure resources. ठीक है, ये कैसे होता है अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो पैरामीटर्स के अंदर param location string equals to resource group dot location. This is very similar as to how you're writing a variable, whereas यहाँ पे अगर तुम पैरामीटर्स देखो तो एक जेसन की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, so I would prefer this because single line के अंदर it's very easy to read this rather than writing all of this stuff. So ये हमने बात बेसिकली कर ली। अच्छा, Azure Biceps की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था रीयूजेबिलिटी की, वो बेसिकली यहीं पे आ जाती है कि इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय मॉड्यूलैरिटी इन ISC कोड फाइल्स। ठीक है, सो ये बेसिकली तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा है बाय क्रिएटिंग योर मॉड्यूलैरिटीज इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर कोड फाइल्स। ठीक है, it doesn't use JSON, ARM template, which can get really complex. ARM templates are about depreciated, ये भी बात कर ली। ठीक है, और at the end of the day Azure Biceps भी क्या करेगा, वो बेसिकली एक बाइसेप की CLI के थ्रू भी जाकर ARM टेम्पलेट ही बनाएगा। सो इवन दो आप ARM टेम्पलेट्स नहीं लिख रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे Azure is going to make ARM templates for you, which is because the reason why कि वही चीज़ आपकी रिसोर्स मैनेजर समझ सकता है। सो Azure Bicep आप लिखेंगे, CLI के थ्रू रन करेंगे, और फिर Azure का काम है कि वो बेसिकली उसको क्या करें, ARM टेम्पलेट्स के अंदर कन्वर्ट करे, उसको रिसोर्स मैनेजर को दे, और फिर वो आपको रिसोर्सेज प्रोविजन करके दे दे। सो स्कोप की बात करते हैं अब। इसके अंदर बाइसेप्स के अंदर स्कोप आ जाता है। सो स्कोप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हर टेम्पलेट का उसका रिसोर्स ग्रुप होता है, जो भी रिसोर्स ग्रुप है वो स्पेड उसका वो होता है, बट आप उसका स्कोप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू सब्सक्रिप्शन और योर टेनेंट्स और मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, आप पैरामीटर्स अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, इट कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज विच आर ऑप्शनल एंड ऑप्शनल डिप्लॉयमेंट टाइम, यानी कि यूज़र अगर कोई चीज़ देगा पैरामीटर तो उसके बेसिस पे आपका ये बेसिकली चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे आप इनपुट ले रहे होते हैं नॉर्मली। इट कैन ऑल्सो हैव वैलिडेशन रूल्स एज वेल। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, इट कैन स्टोर एनी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया var यूनिक्स नेम, इसके अंदर क्या जा रहा है, स्टोरेज प्रीफिक्स आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रही है, रिसोर्स ग्रुप की आईडी आ रही है। तो अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर रिसोर्सेज क्या है कि आप एक सिंबॉलिक नेम दे रहे हैं विच कैन बी यूज टू रेफरेंस दैट रिसोर्स लेटर फॉर अ सब रिसोर्स, यानी कि एक रिसोर्स है जो आप एक और रिसोर्स में यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए कि सबसे पहले ये रिसोर्स एक्सिक्यूट पहले मिले, फिर मुझे ये वाली रिसोर्स मिले। सो रिसोर्स की एग्जांपल है जैसे रिसोर्स स्टोरेज है जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज यूज़ कर रहा है, नेम इसका मैंने एग्जांपल स्टोरेज रख दिया, लोकेशन मैंने रिसोर्स ग्रुप डॉट लोकेशन कर दी, दैट्स इट। मॉड्यूल्स क्या हैं आपके पास, मॉड्यूल्स हैं आपके पास, ओ मैंने थोड़ा सा मिटा दिया, बट एनीवेज मॉड्यूल्स क्या है, इट रिड्यूसेस योर कॉम्प्लेक्सिटी बाय मॉड्यूलैरिटी, इट इज़ रीयूजिंग अ बाइसेप फाइल। सो मॉड्यूल स्टोरेज नेम मैंने बेसिकली बता दिया कि ये कहाँ पर मॉड्यूल रखा हुआ है, मैंने इसका नेम दे दिया, पैरामीटर्स बता दी क्या है, एंड देन आई कैन रीयूज़ देम व्हेनेवर आई वांट। आउटपुट्स क्या आते हैं, आउटपुट बाइसेप का क्या है कि इट इज़ यूज टू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम डिप्लॉयमेंट्स that could be used in accessing endpoints, URLs और properties of deployed Azure resources। यानी कि जो भी मेरे पास एक आउटपुट आया डिप्लॉयमेंट का, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ टू एक्सेस either like a URL, either an endpoint, या फिर properties of your deployed Azure resources. You may pass this to other CI pipeline। ठीक है, यानी कि आउटपुट्स को मैं अदर CI पाइपलाइंस या टर्मिनल या क्लाउड शेल के अंदर पास कर सकता हूँ। जब मैं समझो कोई आउटपुट आया, मैंने उसको पास किया CI पाइपलाइंस के थ्रू, टर्मिनल या क्लाउड शेल के थ्रू, और फिर उसके थ्रू मुझे वैल्यू मिल रही है जिसके थ्रू मैं एक्सेस करता हूँ अपने एंड पॉइंट्स को। तो इसकी एग्जांपल क्या है, आउटपुट स्टोरेज एंड पॉइंट्स इक्वल्स टू stg डॉट प्रॉपर्टीज़ डॉट प्राइमरी एंड पॉइंट्स, यानी कि स्टोरेज की कोई प्रॉपर्टीज़ की कोई एंड पॉइंट्स हैं, उनको मैं इसके अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, एंड देन आई कैन यूज़ दैम। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। जस्ट टू डू अ क्विक रिकैप। ठीक है, रिसोर्स क्या थी हमारे पास, कोई VM था। ठीक है, सबसे आसान तरीका है VM से
ठीक है, VM था। अब VM को सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी रिसोर्सेज को रखेंगे। ठीक है, वो बेसिकली हम जाएंगे किसके थ्रू, एज़्योर पोर्टल के थ्रू जाएंगे या CLI के भी थ्रू जा सकते हैं। किसी भी तरीके से हम गए, एज़्योर पे गए और हमने बोला कि भाई मुझे ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये रिसोर्सेज चाहिए। वो बेसिकली जाएंगे आपके किसके पास, आपके पास जाएंगी एज़्योर रिसोर्स मैनेजर के पास, जो आपको रिसोर्सेज ला के दे देगा। नाउ व्हाट इफ़ यू वांट टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप टेम्पलेट फाइल लिख लेते हो जो बेसिकली बता देता है कि भाई मुझे ये रिसोर्स ग्रुप चाहिए। ठीक है, जो जेसन फाइल में लिखी हुई होती है। नाउ रिसोर्स प्रोवाइडर क्या है, रिसोर्स प्रोवाइडर इज अ सर्विस विच इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग यू दैट रिसोर्स टू बी गिवन टू द रिसोर्स मैनेजर विच विल प्रोविजन यू द रिसोर्सेज। ठीक है, डेक्लेरेटिव सिंटेक्स क्या आता है, टेम्पलेट फाइल्स डेक्लेरेटिव सिंटेक्स में लिखी हुई होती हैं जिसको आप बोल रहे होते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, आई डोंट केयर कि वो कैसे मुझे मिलेगी, बट आई जस्ट वांट दिस। ठीक है, नाउ टेम्पलेट्स के बेनिफिट्स क्या आते हैं, इट इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि वो एक कॉमन लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्स मैनेजर के थ्रू विच इज़ गोइंग टू गिव यू योर रिसोर्सेज, या फिर आपको वो एक कंसिस्टेंट environment देगा फॉर मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स नो मैटर विच एवर environment you're using. It's always going to be consistent and it's going to reduce your manually time consuming work and it's going to reduce the amount of errors, ठीक है, human errors. फिर आपके पास आ जाता है कि आप एक टेम्पलेट फाइल से मल्टीपल रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप डिपेंडेंसीज भी मेंश्योर कर सकते हैं कि सही से इन द करेक्ट ऑर्डर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंडेंसी मैनेजर के थ्रू होता है, या फिर अगर डिप्लॉयमेंट मोड की बात करें तो वैलिडेशन हो रही होती है आपके ARM टेम्पलेट्स की फॉर योर सर्कुलर डिपेंडेंसीज। लास्टली दो इसके पॉइंट्स थे कि टेम्पलेट एज अ कोड, यानी कि आप वर्जन कंट्रोल रख सकते हैं फॉर योर कोड रिव्यूज़, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, और पुश कर सकते हैं रिपोजिटरी में। ठीक है, ताकि आप शेयर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने वर्जन को। ठीक है, एंड रीयूजेबिलिटी विच मीन्स मॉड्यूलैरिटी के लिए आपके पास आप मल्टीपल टेम्पलेट फाइल्स को स्टैक कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कम्स इन टू योर मॉड्यूल्स पार्ट इन योर एज योर बाइसेप्स। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या था, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या था कि यू आर रनिंग अ टेम्पलेट फाइल विच इज़ डिफाइनिंग ऑल ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू वांट टू प्रोविजन। ठीक है, यानी कि मुझे VM क्रिएट करनी है जिसके अंदर मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे एक OS चाहिए विंडोज़ का विथ 64 GB रैम। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये दिस इज़ बेसिकली फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेवऑप्स, यानी वर्जन कंट्रोल, मॉनिटरिंग, यूनिट टेस्ट, ये सब फॉलो कर रहा होगा टू मेक श्योर एंड गवर्न दैट योर रिसोर्सेज आर क्रिएटेड इन दी राइट मैनर। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स क्या आते हैं इसके अंदर, देयर वर 8 बेनिफिट्स। कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट अक्रॉस योर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड योर प्रोडक्शन। ठीक है, it ensures automated configuration, it allows configurations to be versioned. ठीक है, it allows to be scaled up and down, it has flexibility provisioning resources, it can provide unit test and code reviews, capabilities to help manage infrastructure changes, it promotes auditing to track what was created when, why, how, everything like that. It supports blue green deployment and A/B testing. ठीक है, नाउ मैनुअल डिप्लॉयमेंट के क्या मसले थे कि स्नोफ्लेक सर्वर्स थे कि आपको पास एरर्स आते हैं, ह्यूमन एरर्स आते हैं, वेरी स्मॉल डिफरेंसेस, बट आपके पास ISE के अंदर हमेशा कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट होगा। डेवलपमेंट कैन वेरी, डिप्लॉयमेंट स्टेप्स कैन वेरी। ठीक है, बाय एनवायरनमेंट दिस विल इंक्रीज योर डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्रीज होती है, मैनुअली आपके वेरिफिकेशन स्टेप्स भी बढ़ सकते हैं, अप्रूवल्स और मैनुअल प्रोसेस। बट ISE ये बोलता है कि इट कैन ईजिली क्रिएट एंड अपडेट एंड प्रोविजन फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस आपको दे देता है एनवायरनमेंट्स का। ठीक है, ट्रांजिशन टू इम्यूटेबल एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिप्लॉयमेंट आपकी वीकेंड्स पे करते हो जहाँ पे सबसे कम ट्रैफिक होता है, ताकि इतना आपका सर्वर पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। बट आप ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्लोअर कैडेंस टाइम होता है, यानी कि मैनुअल डिप्लॉयमेंट में आप आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर रहे होते हो टू मेक श्योर कि सारे अपडेट एकदम से लास्ट टाइम पे आ ना जाए, कोई वेकेशन पे आ ना जाए जिस पे आपके क्या कहते हैं, टू अवॉइड मेजर डिप्लॉयमेंट्स कंसाइडिंग विद लॉन्ग वीकेंड्स। एंड यहाँ पे इसका पॉइंट था कि यू ट्रीट सर्वर्स एज अ ग्रुप नॉट एज इंडिविजुअल सर्विसेज। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या था, दिस इज मोर रिलेटेड टू योर
environment variables to your configurations to your sensitive information. ठीक है, for example you want to create a new port for your firewall, you can only edit a file, you don't need to manually write a code script which will remotely access the server. The same differences are for manual configuration and configuration code, which is that एरर प्रोन है, वो कंसिस्टेंट होगा, इसके अंदर मुश्किल है, थोड़ा सा बग्स कैच करना उसमें ज़्यादा आसान है. इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे एक्सिक्यूटेबल डॉक्यूमेंटेशन है. यहाँ पर आपके पास क्या है कि मैनुअल प्रोसेस है वेरिफिकेशन की, यहाँ पे ऑटोमेटेड प्रोसेस हैं. इंक्रीज डिप्लॉयमेंट है आपके पास. कैडेंस यानी कि यू कैन फ्रीक्वेंसी, कैडेंस का मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, सो यू विल हैव फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट्स. यहाँ पर स्लोअर रिलीज फ्रीक्वेंसी है टू मिनिमाइज द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग वीकेंड्स, वो बात कर चुके हैं. डिप्लॉयमेंट ऑन वीकेंड्स टू अलाउ टाइम टू रिकवर फ्रॉम एरर्स, ये भी बात कर चुके हैं. सिंगल ऐप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मल्टीपल को कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. डिप्लॉयमेंट मोड्स, सर्कुलर डिपेंडेंसीज को चेक करना, मेक श्योर करना टेम्पलेट सही चल रहा है, मेक श्योर करना कि उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट के अंदर एरर्स नहीं है, दैट्स उसमें आप वैलिडेशन यूज़ कर होते हैं. इंक्रीमेंटल के अंदर आप बेसिकली सिर्फ ऐड और अपडेट करोगे रिसोर्सेज जो भी आपके टेम्पलेट के अंदर डिफाइंड है. अगर वो डिफाइंड नहीं है तो फिर जो भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट करेगी, बट इनकम्प्लीट आप उस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को उड़ा दोगे जो आपकी टेम्पलेट में मेंशन नहीं है. पैरामीटर्स आपके पास डायनामिक होते हैं, वेरिएबल स्टैटिक होते हैं. आउटपुट आपकी आउटपुट फाइल होती है. रिसोर्सेज को आप रिसोर्सेज के थ्रू एक्सेस कर होते हैं या फंक्शंस के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो रिसोर्सेज. बाइसेप्स आप यूँ यूज़ करो क्योंकि ARM टेम्पलेट डेप्रिशिएट होने वाला है. आपके पास एज़्योर बाइसेप सेम चीज़ कर रहा है एज योर ARM टेम्पलेट, बट इट्स मोर सिंपलर, शॉर्टर एंड कंसाइज. ठीक है, एंड प्रोग्रामर फ्रेंडली है. ठीक है, एंड इट्स नॉट यूजिंग JSON सिंटैक्स एंड इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय यूजिंग मॉड्यूलैरिटी. आपके पास आप एज़्योर बाइसेप्स लिखते हो जो फिर एज़्योर का अपना CLI जो भी है बाइसेप CLI के थ्रू जाता है जो इसका टेम्पलेट क्रिएट कर देता है. स्कोप क्या है कि क्या स्कोप डिफाइन होना चाहिए. पैरामीटर्स क्या हैं कि आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट टाइम पर आप क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, और इसके अंदर वैलिडेशन रूल्स भी आ जाते हैं. वेरिएबल्स क्या हैं, आप स्टोर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस. रिसोर्सेज क्या है, सिंबॉलिक नेम है which can be used to reference that resource for a sub resource या parent child relationship के लिए. Modules क्या है, to reuse your bicep files. and outputs क्या है, so that आप basically output जो भी आपका निकाल रहा है deployment से उसके थ्रू आप endpoints या URLs को access कर रहे हो.